कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया है, स्पेशली मैंने आपको अभी बताया कि बॉस कलीग, मतलब जूनियर सीनियर फ्रेंड्स लोगों में, हस्बैंड वाइफ में स्पेशली। तो ये कम्युनिकेशन गैप को स्पेशली मुझे ये पूछना है कि जैसे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जैसे बिंदास लोग होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो कुछ भी अगर आपको गलत भी लगा है, आप नाराज भी हो, आप गुस्सा भी हो, या आप प्यार भी जता रहे हो, तो खुल के जताओगे। बट जो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा किन लोग के लिए आता है, जो अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हैं, या जिनको लगता है कि छोड़ो ना, बोलना ही नहीं है, अंदर ही रहना है, साइलेंस, वो साइलेंस को ना काफी हद तक इतना एक्सेप्ट कर चुके होते हैं ना कि कम्युनिकेट करना जरूरी ही नहीं समझते। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, टू मच ऑफ साइलेंस सफोकेटिंग हो जाता है। हाँ, है ना? दोनों साइड के लिए, दोनों साइड्स के लिए सफोकेटिंग हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हर बात में लड़िए, हर बात में झगड़िए, बहुत सारी चीज़ें हमें लेट गो भी करनी है, लेकिन लेट गो करना और वो नॉन कम्युनिकेटिव होना दो अलग चीज़ें हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आप, और ये कम्युनिकेशन बच्चों के साथ भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कई बार हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, एज मदर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये तो बताना पड़ेगा कि भाई हम तुमसे नाराज हैं, क्या रीजन तो इस बात से हैं, हाँ। अगली बार ये काम मत कीजिएगा। या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आपको बताना तो पड़ेगा, या दोस्त हैं कि हम नाराज हैं तो इस बात से नाराज हैं, हमें ये चीज़ नागवार गुजरी, अगली बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप फिर से रिपीट करते हैं तो फिर ये रिलेशनशिप टूट जाएगी। कई बार क्या होता है मैम कि जो दो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, हस्बैंड वाइफ हैं या हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं एक दूसरे को, रिलेशनशिप में है तो भी, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले बंदे को या सामने वाले बंदी को ये पता ही नहीं है कि ये बंदा मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, या मेरे से क्या गलती हो गई, या क्या चीज़ करूं तो ये वापस एज इट इज़ पहले जैसा होगा। और उसी चीज़ों में रिलेशन इतने खराब होते जाते हैं, क्योंकि ना अंदर घुट घुट के इंसान मरता है। अब बताओ तो सही, तो उस चीज़ में क्या करना चाहिए? मतलब ये दोनों साइड की बात है कि वो उनको भी क्या करना चाहिए जो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो नहीं बता रहे। मैं बताती हूँ, हमारा जो सबसे बड़ा फियर होता है वो होता है उस रिलेशनशिप को खो देने का। हाँ, तो चाहे वो लड़का हो रिलेशनशिप में या लड़की हो, जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरी इस बात से सामने वाला नाराज़ हो जाएगा या मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब हम चीज़ों को या तो छुपाते हैं या उन चीज़ों को खुल करके नहीं कह पाते हैं। वो जो टूटने का, रिलेशनशिप को जो टूटने का डर है, उसकी वजह से वो साइलेंस आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले जो रिलेशनशिप हैं या जो फ्रेंडशिप हैं या जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं, इट्स बेटर कि आप खुल कर के अपने मन की बात या आपका जो बिहेवियर है या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उन्हें खुल करके बताइए। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप टूटनी है तो अभी टूट जाए, बजाय इसके कि आप शादी करें और बाद में डिवोर्स लें, वो ज़्यादा मुश्किल है। उससे अच्छा ये है कि सफोकेटिंग होने से अच्छा खुद को सफोकेट करो या सामने वाले को सफोकेट करो। उससे बेटर ये है कि अगर आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते तो खुलकर बताइए, अपने मन की बात खुलकर रखिए। टू द मैक्सिमम क्या होगा, रिलेशनशिप टूट जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन वो जो बीच वाली स्थिति है ना, ना हाँ, वो बहुत मुश्किल स्थिति होती है। तो उस स्थिति को क्रिएट करना या उस स्थिति में रहना इंसान के खुद के लिए भी टॉर्चर है और दूसरे के लिए भी टॉर्चर है। तो या इस पार या उस पार कर लेना चाहिए। और बात करने के बहुत सारे वे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बुरी लग रही है सामने वाले की, तो आप उसके साथ बैठो ना, उसके साथ कॉफ़ी पियो, उसको बोलो कि मुझे ये चीज़ें बुरी लगी। और सामने वाले में भी इतनी समझ होनी चाहिए कि ये बंदा या ये बंदी अगर मुझसे दिल खोल के अपनी बात रख रहा है, इट मीन्स कि वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, वो मुझे अपना समझता है या समझती है, दैट्स वाई वो इतना खुल के मुझे बता रहा है। तो मेरा ये व्यू है कि अब मुझे ये, अगर मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, तो मुझे उसकी बातों को समझना चाहिए, ना कि गुस्सा करके जताना चाहिए। तो वो नेक्स्ट टाइम डरे नहीं मुझसे मैं बात आपको करने कल का ही एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी किसी से बात हो रही थी, में। तो वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे। तो जहाँ उनके बच्चे की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, एंगेजमेंट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, अरेंज मैरिज था। फिर वो लोग मिलने लगे, बहुत काफ़ी समय तक डेट किया। तो उस लड़की ने उस लड़के को बताया कि मेरी पहले एक जगह एंगेजमेंट फिक्स हुई थी और इस रीज़न से टूट गई। तो जब उस लड़के ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उन्होंने उसको बोला, अरे वो तो कैसी लड़की है, पहले एंगेजमेंट वहाँ तोड़ दी है, अब तुम्हारे साथ भी तोड़ देगी। उस लड़के ने घर आकर के कहा, भाई मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है। पेरेंट्स ने पूछा क्यों? तो उस लड़के ने बताया कि भाई इस लड़की की पहले कहीं एंगेजमेंट हो चुकी थी। पेरेंट्स दूरदर्शी थे, उन्होंने बच्चे को समझाया कि देखो हम इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उस लड़की ने आगे से आकर के ये बात अगर तुम्हें बताई, इसका मतलब वो लड़की ऑनेस्ट है। एग्जैक्टली। अगर वो नहीं बताती तुम्हें कैसे पता लगता? तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, उन्होंने कहा ये लड़की तो छोड़ने जैसी नहीं है, पकड़ने जैसी है भाई, बहुत ऑनेस्ट लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, उसमें इतने गट्स हैं कि वो भी जानती है कि ये बताने से रिश्ता टूट सकता है, फिर भी बताया उसने,
क्योंकि वो अपने रिलेशन की नींव एक झूठ पर नहीं रखना चाहते। तो दोनों साइड्स को उतना ओपन अप होना पड़ेगा, उतना अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ ऐसी है सामने वाले में जो आपको नागवार गुजर रही है, तो इस बात के लिए सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए कि ये जानते हुए भी कि ये चीज़ आपको बुरी लगेगी, वो आपके सामने बताने की हिम्मत कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस देखिए, सपोज आपने किसी से, जैसे हम लोगों की शादियाँ हुई, हमारी पीढ़ी में मैं सबकी बात कर रही हूँ, मेरे सारे बहन भाई, मेरे सारे देवर जेठ, मेरी सिस्टर इन लॉज, सभी की, हम सब की शादियाँ उसी तरीके से हुई। पेरेंट्स ने लड़का या लड़की देखा, हमें बता दिया आपकी शादी यहाँ होने वाली है, हमने आंख बंद करके शादी कर ली, और उसके बाद वो बंद पत्ता खुला, तुम्हारी किस्मत जो भी थी। अब बात ये है कि उसके बाद अगर आपको कुछ पता लगा कुछ गलत है, आप तब भी तो नहीं छोड़ सकते। वही तो पहले पता लग जाए तो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए कीजिए क्योंकि देखिए, सर्वगुण संपन्न तो इस संसार में कोई भी नहीं है। सारी अच्छाइयाँ ना मुझ में है, ना आप में है, ना किसी और में है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं जिस भी किसी को अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, वो सर्वगुण संपन्न तो नहीं होगा, कुछ कमियां तो उसमें होंगी। इनफैक्ट ये ज़्यादा अच्छा है कि वो कमियां मुझे शादी के पहले पता लग गई हैं, बाद में पता लगती हैं तो ज़्यादा मुश्किल है। राइट। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो नई पीढ़ी के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हम जो भी पार्टनर ढूंढते हैं ये मान के हमें चलना है कि कुछ कमियां हैं उसमें जो मुझे एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि मुझ में भी तो कुछ कमियां हैं ना जिसे सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। अदरवाइज तो फिर ऐसे ही लाइफ टाइम आप सबको रिजेक्ट करते फिरोगे। फिर तो आप ढूंढते रहेंगे, आपको कभी लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये पीढ़ी अगर यही सोच लेके चली तो आधे बच्चे तो विदाउट मैरिज एंड अप करेंगे। विदाउट मैरिज, और या तो फिर जैसे एक्ट्रेस और एक्टर को देख के वो एक ट्रेंड चल गया है कि भाई उन्होंने 40 की एज में किया। अरे पर मतलब समझ में नहीं आते कुछ चीज़ें कि उनका क्या प्रोफेशन रहा है, आप किस प्रोफेशन में हो, उनकी क्या थॉट रही है, उनकी क्या, हर किसी के एक अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, सबको आप सेम चीज़ में नहीं देख सकते। और दूसरा चीज़ कि आजकल एक डर भी बना हुआ है, जैसे एक तो जजमेंटल हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा एक डर ये बना हुआ है कि कमिटमेंट से बहुत डर लगता है लोगों को। हाँ, आज की पीढ़ी कमिटमेंट नहीं करना चाहती है। हाँ, वो कमिटमेंट से डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। पहले था कि 7 जन्म तक उसका का कमिटमेंट होता था। सुनिए उसका एक रीजन है कि इस पीढ़ी को इजी गोइंग चीजें मिल गई हैं। हाँ, मैं इस बात को उतना खुल करके नहीं कहना चाहती हूँ, पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे बोलना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि पेरेंट्स की बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होती थी, लड़के लड़कियों को नहीं मिल पाते थे, लड़कियां लड़कों को नहीं मिल पाती थी। आजकल सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो उनको लगता है सब कुछ इजीली मिल रहा है तो कमिटमेंट क्यों। वही तो उनको ऐसा लगता है कि बिना शादी किए अगर हम एक अच्छी लाइफ, जैसे लिव इन में बहुत लोग रह रहे हैं, बहुत, और लिव इन को काफी हद तक सोसाइटी एक्सेप्ट करे या नहीं करे, नई पीढ़ी ने तो किया है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि विदाउट कमिटमेंट अगर हम रह सकते हैं तो कमिटमेंट क्या, हाँ, जब मन चाहे छोड़ दो। पर उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ है? वो डर तो हरदम दोनों को बना हुआ है, उसमें कब कौन छोड़कर चला जाएगा। एग्जैक्टली, उसमें सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उसमें एक प्रोटेक्शन वाला फीलिंग नहीं आता है, वो कभी नहीं आएगा। हाँ, आप कितना भी क्लोज हो एक दूसरे के, लेकिन वो आप प्रोटेक्ट फील नहीं करोगे जब तक आप किसी लड़के या लड़की को, स्पेशली लड़कियों को, एश्योर ही नहीं करोगे किसी रिलेशनशिप के लिए कि भाई आज नहीं कल नहीं, तू जैसी भी है मेरी है, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, चाहे वो शादी के बाद का पॉइंट है शादी के पहले का पॉइंट है। आप एश्योरेंस ही नहीं दे रहे हो किसी को, तो मतलब क्या है उस चीज़ मैं बताती हूँ, मैं एक फैमिली को जानती हूँ, यही ओएनजीसी सर्कल में है, हमारे जान पहचान के हैं। लड़की की एंगेजमेंट हुई, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का भी बहुत सुंदर है। एक एक्सीडेंट हुआ और लड़के की एक आंख चली गई। ओके। लड़की के पेरेंट्स ने कहा अब तो शादी नहीं करेंगे। उस लड़की ने कहा कैसी बात करते हो, अगर यही एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो क्या मैं छोड़ देती। वो शादी हुई है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी कपल, आई नो देम पर्सनली। वाओ, अभी के टाइम पे ऐसे लोग हैं, दे आर वेरी हैप्पी कपल, वेरी हैप्पी कपल, एंड दैट मैन रेस्पेक्ट्स हिज वाइफ सो मच एंड दे लव ईच अदर सो मच, आई कैन टेल यू। ये तो वो विवाह मूवी जो बनी है थी अपनी, मतलब विवाह मूवी से पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है अमृता का। अच्छा, आई हैव नॉट सीन द मूवी, हाँ, मुझे नहीं पता पूरा है, पर ये तो मैं आपको एक ऐसा एक्चुअल एग्जांपल बता रही हूँ वही। जिन आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवा भी सकती हूँ। दे आर हैविंग अ वंडरफुल मैरिड लाइफ। लोग अभी भी, मतलब जो अपने मैरिज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि लोग अभी इतना पहले जैसे, पर अभी भी कुछ लोग हैं जहाँ पे मैरिज की वैल्यू है। देखिए, ये एक बहुत पवित्र बंधन है, इसको ऐसे ही हमारे सनातन में पवित्र नहीं कहा गया है। ये आपको लाइफ की वो सिक्योरिटी देता है कि ये इंसान जो मेरे साथ बंधा है वो आखिरी सांस तक मुझे संभालेगा। राइट। और लोग संभालते भी हैं, चाहे हस्बैंड की हालत कितनी बुरी हो जाए, चाहे वाइफ की हालत कितनी बुरी हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फिजिकल क्राइसिस हो, मेंटल क्राइसिस हो,
मैं आपको कितने ऐसे केसेस दिखा सकती हूँ जहाँ हस्बैंड की या वाइफ की मेंटल स्टेट पूरी तरह चली गई, दूसरा बेचारा संभाल रहा है। राइट। तो वो कमिटमेंट ही तो, इसके अलावा और क्या है। और कमिटमेंट के साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जो अपनी बात हुई थी पेरेंटिंग के टाइम पे, कि जैसे बच्चे एक एक कॉलेज लाइफ शुरू होती है और अलग रहना शुरू कर देते हैं और हमेशा अकेला अकेला, कि हमको अकेले रहने की आदत हो चुकी है। तो वो चीज़ ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के साथ रहना या फैमिली के साथ रहना नहीं चाहते, वो सेम चीज़ वो गर्लफ्रेंड या हाँ, वाइफ लाइफ के साथ पार्टनर के भी साथ भी होती है, बिल्कुल सोचते हैं कि बिल्कुल वो अभी बिल्कुल। कमिटमेंट से तो डर ही रहे, लेकिन एक राइट, बंधन से, एक बॉन्डिंग से भी राइट, डर रहे हैं कि वेरी नहीं हम राइट। अभी ना खुले अभी क्या बोलो, खुले सांड नहीं हो सकते, बट एक आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं ना, तो हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सही बात है, तो बिल्कुल ये सही भी बात है। गलत चीजें नहीं है, और इसके लिए भी क्या करना पर चाहिए? फिर मैं वही बात कह रही हूँ ना कि उसमें पुश भी तो हमने ही किया बच्चों को, घर से बाहर धक्का मार के हमने ही निकाला था ना उनको। तो अब वापस उनको ये चीज़ सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बेटी को भी और बेटे को भी। चाहे वो मैरिज में, चाहे बेटी आपकी तरफ से है या बेटा आपकी तरफ से है, उन दोनों को वो चीज़ सिखाने की भी हमारी जिम्मेदारी है कि बेटा कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। राइट, राइट। वो हमें ही समझाना है। बहुत बड़ी बात डिस्कशन हुई मैम, बहुत मज़ा आया एक्चुअली आपके साथ। आई होप कि ये सारी बातें लोगों तक पहुँचें, लोग समझें, कमिटमेंट से ना डरें, बॉन्डिंग से, बंधन से ना डरें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना डरें, बहुत सारी इजी वे में चीज़ों को समझें, कम्युनिकेट करें और अपने रिश्ते को बहुत सुंदर बनाएं। डेफिनेटली, इट वाज सो नाइस बीइंग विद यू, थैंक यू सो मच मैम। और अपने लास्ट में एक ओमो स्टाइल में सबको बाय बोलते हैं, तो ये हमारा स्टाइल है। बाय मैम। बाय।